इन्हें उसका बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, वो कंप्यूटर भी है, टीवी भी है। अभी जैसे ये बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाना है तो मैप दिखा दिया, कोई भी चीज़ विजुअलाइज करके पढ़ाना बहुत आसान है। कोविड के बाद में बच्चों का क्या है, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, उनका फोकस नहीं रहता ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाना पड़ता है ताकि उनका फोकस रहे क्लास में। अभी हर बच्चे के पास में देखेंगे आप आईपैड्स भी हैं, आगे वहाँ पे आईपैड चार्जिंग बॉक्स है, वहाँ पे चार्जिंग के वो लगे हुए हैं, आगे और पीछे कैमरा है, और ये कैमरे का लाइव एक्सेस इनके माँ बाप को अभी चल रहा है, यानी ऑडियो और वीडियो दोनों। उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है कि भाई बच्चे पे प्रेशर होता है कि भाई पेरेंट्स देख रहे हैं, टीचर पे प्रेशर होता है कि कोई सुन भी रहा है तो उसको क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना है। एसी लगे हुए हैं क्लासरूम में और ऐसे ग्लास पार्टीशन से बना है। शाम के समय में यहाँ पे बड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो 30 बच्चे बैठते हैं क्लास में और कोई टीचर नहीं रहता, पिन ड्रॉप साइलेंस में लिखते रहते हैं। पेरेंट्स को होता है तो वो यहीं से पूरा सिस्टम चलता है। एक एक क्लासरूम से वायरें खींची हुई है हमने, और ये एक एक स्क्रीन का एक्सेस लाइव यूट्यूब लिंक जाती है पेरेंट्स को, और वो पूरा अपने बच्चों को सुबह और शाम कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, वो दिन भर देख सकते हैं क्लास में। क्योंकि हमारे पास में हॉस्टल में बच्चा बहुत रहता है, ये बच्चों की कॉपीज इसलिए बाहर रखी है कि ये शाम में जो बैठ के होमवर्क करते हैं वो भी हम चेक करते हैं, वो रफ कॉपी, हाँ वो रफ कॉपियां हैं, किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट के कितने पेज लिखे हैं, और हर 14 दिन में यहाँ से क्लास टीचर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है। बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं अपन, डिटेल्ड। आइए, कोई भी स्कूल का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, या कोई भी स्कूल में पूरी दुनिया में इतना बड़ा ऑडिटोरियम स्कूल में नहीं है। यूनिवर्सिटीज में हो सकता है पर स्कूलों में कहीं भी नहीं है। 3,500 लोगों का कैपेसिटी है और पूरा एयर कंडीशनड है। इसमें अंदर और बाहर निकलने के 19 दरवाजे हैं, ऊपर और नीचे मिला के। तो इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है, बालकनी भी है, बॉक्सेस भी है। आइए, आइए।
ऊपर ऑलमोस्ट 800 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और नीचे 2400 लोगों का है और पूरा एयर कंडीशन है। 650 टन का एसी है। पूरा ये फायर प्रूफ होता है ऑडिटोरियम और इसमें अंदर और बाहर निकलने के 19 एंट्री एग्जिट है। कुछ भी इमरजेंसी में 50 सेकंड में पूरा ऑडिटोरियम खाली हो जाता है। तो उसके लिए पूरा ये सराउंड साउंड एक्सपीरियंस है। ऊपर नीचे डॉल्बी डिजिटल का साउंड है और उसके अलावा जो लाइव प्रोग्राम होता है, कोई गायक अपन ने बुलाया, कोई ऐसे बुलाए, तो उनके लिए ये लाइव प्रोग्राम का सिस्टम है। तो वो भी अपने पास पूरा है। अभी जैसे मास्टर सलीम आने वाले हैं 28 जुलाई को, तो वो आएंगे तो हमको बाहर से एक भी चीज भाड़े पे नहीं लानी है। सब कुछ अपने पास इन हाउस है। एक बटन दबाओ, चालू। पूरा सिस्टम यहीं पे ही है। ऑडियो वीडियो अपने खुद के साउंड इंजीनियर हैं और हमारा जो म्यूजिक डांस ड्रामा डिपार्टमेंट है स्कूल का, वो पूरा ये यहाँ पे चलता है। यहाँ पे 16 कमरे हैं म्यूजिक डांस ड्रामा के। तो नीचे म्यूजिक है इधर और इधर भी, और ऊपर की तरफ डांस है और ड्रामा भी है हमारे यहाँ। तो 3 हमारे यहाँ डांस के इंस्ट्रक्टर्स हैं, एक हमारे यहाँ ड्रामा टीचर हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हैं, और हमारे यहाँ 16 म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हैं। 4 लोग हैं वोकल्स वाले और बाकी एक एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जितने हैं उसके लिए एक एक इंस्ट्रक्टर अलग अलग है। ये ऑडिटोरियम जो है 3 महीने में बना है। आइए बैठिए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अद्भुत है, प्यारे, बहुत बढ़िया है। अरे इट्स अ ग्रेट ऑडिटोरियम। Very nice, and it is magnificent. It's gorgeous. It is going at a really fast pace. It's currently in progress, but I think it will be much quicker than now. Amazing. बच्चे उंगली दिखा रहे हैं अभी, 2 उंगली, 1 उंगली, तो उसका क्या रीजन है? सिंबल है, बिना शोर किए केवल इशारों से तुमको खाना मिल जाएगा। अगर एक फिंगर ऊपर कर रहा तो चपाती चाहिए उसे, 2 फिंगर ऊपर कर रहा तो उसको वेज चाहिए, 3 फिंगर ऊपर कर रहा उसको दाल चाहिए, और 4 फिंगर से राइस, 5वां फिंगर सैलेड। सैलेड तो हम एक ही बार देते हैं, बाकी बच्चे को भी जो चाहिए वो फिंगर ऊपर करके, ये परोसने वाले भी समझ जाते हैं कि बच्चा क्या मांग रहा है और बच्चे को बताइए मुझे क्या चाहिए। उसको चपाती चाहिए, सडनली वो 1 मिनट ऊपर करेगा, वेज चाहिए 2 मिनट ऊपर करेगा, उसको मिल जाता है। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाते रहो और अपनी फिंगर ऊपर कर दो, वो आगे आपको सर्व करके चला जाएगा। एक साथ में कितने बच्चे बैठते हैं? 1024 बच्चे बैठते पूरी मेस में। ये चीजें लिखो। बच्चे सुबह निकलते हैं हॉस्टल से 7 बजे और छुट्टी होती है इनकी 1:30 पर अप्रॉक्स। 1:45 पर बच्चे हॉस्टल में आ जाते हैं और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर रेस्ट रहता है उनका, और उसके बाद रिफ्रेशमेंट के लिए 3:45 पर बच्चे निकल जाते हैं। और उसके बाद उनकी इवनिंग क्लासेस रहती हैं और गेम्स रहते हैं, और उसके बाद फिर उनका डिनर रहता है। डिनर के बाद डॉट क्लास रहती है, डॉट क्लास पर बच्चे हॉस्टल में आते हैं। इसके अलावा नहीं आ सकते हॉस्टल के अंदर? कोई भी जैसे बच्चे को कुछ रह गया, कॉपी की जरूरत है, नोटबुक, पेन या मेडिसिन कहीं रह गई है तो आ सकते हैं। थैंक यू।
मिल जाते हैं। और सब आप मार्बल के किया है आपने सब? हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा शौक है मार्बल। मार्बल सिलवासा में जितनी डिजाइन आपको मिलेगी उतनी मेरे यहाँ मार्बल हर वैरायटी का, लाखा से लेके जेड ब्लैक से लेके सब मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ वो टर्सरी सेंटर है, तो जो लोग सब केस बिगाड़ते हैं वो फिर इधर ला के देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हॉस्पिटल बहुत हैं, वो अपने लेवल पर जो भी कर लेते हैं, सुधर गया तो घर भेज देते हैं, बिगड़ गया तो हमारे यहाँ भेज देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून सर। जी, पहले तो आप थोड़ा स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। ये मैक्रोविजन एकेडमी है, सीबीएसई का एक स्कूल है रेसिडेंशियल। इसमें लगभग 3700-3800 बच्चे पढ़ते हैं और 2200 बच्चों का हॉस्टल है, जिसमें 700 के करीब लड़कियां हैं और बाकी 1500 लड़के हैं। ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये मेनली 9, 10th, 11th, 12th में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है वो हम कराते हैं। दूसरी जगह दिक्कत होती है कि बच्चे को स्कूल एक अलग चीज है, कोचिंग क्लास एक अलग चीज है और रहना अलग है। मैक्रोविजन में एक ही कैंपस में तीनों चीजें शामिल है, तो बच्चे का बहुत सारा समय बच जाता है। तो बच्चे सुबह 6 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, शाम को 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। उसी के कारण जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम है उसमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो पेरेंट्स उस लालच से ही बच्चा हमारे पास भेजते हैं। वो मोबाइल से बच जाता है, वो घर में यूट्यूब चलाने से या टेलीविजन देखने से बच जाता है, तो मैक्सिमम समय उसकी पढ़ाई हो जाती है, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। जो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपने नहीं, मैं पहले से भी कोचिंग चलाता था। पहले मेरी एक छोटी सी कोचिंग क्लास थी, फिर उसके बाद मैंने घर में ही स्कूल खोला और मुझे एक बेसिक बात पता है कि दिन 24 घंटे का ही हर व्यक्ति के लिए। तो हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें हम बच्चों का समय बचा देते हैं। उसको कोचिंग, स्कूल, अलग अलग सड़कों पे भागेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा, अम्मी अब्बा छोड़ने लेने जाएंगे, वो सारा समय यहाँ बच जाता है। उतनी सी कहानी है। और ये जो आपने चालू किया है इसके अंदर चैलेंज क्या फेस करनी पड़ी आपको? चैलेंज यही है कि कोई भी पढ़ना जो है ना वो दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, पढ़ाई करना। तो वो दूसरों से करवा ले जाना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है कि आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट बना के दो कि वो पढ़े 12-15 घंटे रोज। ये हर एक से नहीं हो सकता। और जैसे देखा कि हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे आप, तो हाँ। उसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? नहीं, बेसिकली हम सर्विस लाइन के लोग हैं, तो कोई भी वो काम जिसमें सर्विस शामिल है वो हमारे खून में है। और सर्विस इंडस्ट्री के आदमी का ईगो कम रहना चाहिए, तो तभी आप सेवा दे पाओगे। तो हमारा वो कम है ईगो, इसलिए हम, ये हमारे लिए एक जैसी फील्ड है तीनों, हॉस्पिटैलिटी भी, रेस्टोरेंट भी और एजुकेशन भी। और कोई भी मैनेजमेंट लाइन का जो भी डिसीजन लेना है, जैसे कोई परचेस करना है और क्या किसी को हायर करना है, वो कैसे करते हैं आप? मेरा ये मानना रहता है कि हर आदमी का 95% पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब भी किसी से मिलता हूं या बात करता हूं तो मेरा फोकस उस 95% पे रहता है। आपके अंदर 5% चीजें ऐसी होगी जो मुझे सख्त नहीं पसंद आएगी, मेरे अंदर का 5% ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर 95% से काम ढक जा रहा है तो मेरे ख्याल से ढका लेना चाहिए। तो हर स्टाफ मेंबर में एक आध दो ऐसी बातें होती है जो आपको नहीं पसंद आती, बचा हुआ पार्ट अच्छा है क्या, अपन उससे काम करा लेते हैं। और इसके अंदर क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी में अपना कंपटीशन खुद से ही है, हम किसी दूसरे से करते नहीं। क्या अच्छा करना है, क्या बेहतरीन करना है, जब भी कुछ बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं। हम कहीं पे कॉपी नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपना दिमाग जो बोले वो काम करने हैं। अस्पताल भी ऐसे ही बनाया, स्कूल भी ऐसे ही बनाया, सब कुछ। और थोड़ा बहुत आपके पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत। पर्सनल में यही है कि बचपन मुफलिसी का था। पिताजी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत काबिल आदमी थे, पर दुनिया की नजर में नहीं थे काबिल, क्योंकि पैसे नहीं कमा पाए। पर बहुत लर्नेड आदमी थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने ही हमको सिखाया सारा। और थोड़ी सी आर्थिक तंगियां ज्यादा थी तो दूध वूध बांटा, गैस के सिलेंडर पहुंचाया, हम्माली करी, मजदूरी करी, ठेला चलाया, सारे काम किए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए किए तब भी। और यहाँ तक भी आए हैं तो दिल में एक ही भाव रहता है कि अपने को इतना दिया है किसी ने, उसमें काबिलियत हमेशा मायने नहीं रखती, किसी की तो कहीं कुछ है आपके पीछे। और थोड़ा बहुत जो आपने एप्पल डिस्टिंग्विश स्कूल जो है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपने वो। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मैं यहाँ पे चेक साइन करता हूँ सारे पेमेंट के। तो एक बार मेरे यहाँ जेके ब्रांड का 2 ट्रक फोटोकॉपी का कागज आया था
तो मुझे लगा कि यार अपन इतना कागज फोटोकॉपी का क्यों यूज कर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक बच्चे को 40-40 पेज का मटेरियल देते हैं, ऐसे 600 बच्चों को देते हैं, हर संडे टेस्ट लेते हैं, ये करते हैं। तो मैंने कहा यार इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए कि हम इतना पेपर वेस्ट ना करें। तो वो अल्टरनेट पे गए तो कोई टैब बोला, टैब पे गए तो बोले सबसे अच्छा ये एप्पल का आता है। तो फिर हम आईपैड पे चले गए। तो हमारा बेसिक उसमें कागज बचाने का था। दूसरा, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें 11th और 12th का लगभग 50-50% कोर्स आता है। तो अगर 11th में अपन ने बच्चे कुछ पढ़ा दिया, कागज दे दिए, तो 12th तक घूम जाते हैं उसके बाद। तो अपने नोट्स हर बच्चे तक पहुंचे बराबर, उसके लिए ये आईपैड से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम वो टेक्नोलॉजी अपने इंट्रोड्यूस किए थे। और हम आज जब विजिट किया, हम भी हॉस्पिटल और स्कूल और मदरसा चलाते हैं, और हम जैसे आते हैं, हम देखने आए, तो हम जैसों को कैसे आप एडवाइस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? नहीं, देखो क्या है कि आपका जो संस्था है उसकी कुछ आर्थिक स्थिति होगी, कुछ परिस्थिति होगी, कुछ टीम मेंबर होंगे। हमारी एक आदत है, हमको कोई कहीं बुलाता है, हम बेबाक 100 सलाह दे देते हैं, लेकिन वो 100 में से 5 कर पाए या 25 कर पाए या 95 कर पाए, ये उसके ऊपर है। अगली बार फिर बुलाएगा, हम अपनी तरफ से 100 सलाह दे देते हैं। हमारा कोई ईगो नहीं रहता कि हमारी बात मानी क्यों नहीं, क्योंकि भाई उनकी परिस्थिति अलग है, उनकी टीम अलग है, उनका सोच विचार अलग है। तो हमको कोई भी कभी बुलाता है तो हमारे को जितना आज तक ज्ञान है वो हम लिखित में उसको पेन ड्राइव में और बोल के दे देते हैं। लेकिन हमारा कोई ईगो नहीं है कि हमने कहा था 5 फीट का दरवाजा बनाना, तुमने 4 फीट का ही क्यों बनाया। ऐसी फालतू बातें नहीं करते। बिल्कुल। हमको कोई नसीहत करना चाहेगा? मेहनत करो, 24 घंटे का दिन बहुत बड़ा होता है, उसको जाया मत करो, ये कहना है। थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट वगैरह है उनके लिए दो सब। स्टूडेंट्स को भी एक ही बात है कि भाई जिंदगी अपने को एक ही मिली हुई है। बंद कर दे बेटा, लाल दबा दे। जिंदगी एक ही मिली है, कोई अगला जन्म होना नहीं, कोई पिछला जन्म था नहीं। जितने निहाल पटकना है अभी पटकना है, तो काम करना चाहिए। मेन बात यह है कि काम करना चाहिए, और जब काम करने पे आ जाओ तो 24 घंटे बहुत बड़ा दिन होता है। आप कभी भी देखना, निकम्मों को टाइम नहीं रहता। और जो जैसे मैं बहुत काम कर रहा हूं, आपके जैसी 6 टीम भी आ गई तो मैं इतने ही प्यार से बात करूंगा, और इसी बीच में मैं मेरे काम भी कर लूंगा। और अगर मैं फुल फुर्सत में हूं तो मेरे से मेरा ही दिन भारी है काटने का। और तो इतनी सारी जो एनर्जी आप देख रहे हैं, तो वो कैसे लाते हैं एनर्जी? वो पता नहीं है, उसका सोर्स मुझे मालूम नहीं है, पर कोई होगा। मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं। मैं ये सोचता नहीं कि अगला क्या होगा। इनसिक्योरिटी का कोई भाव आता नहीं मेरे अंदर, डरता डराता बिल्कुल भी नहीं। ईगो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बंदूक लेकर खड़े हो जाए तो मेरी आंख पलक भी नहीं झपका सकता। मतलब वो पता नहीं, कुछ ऐसा है कि अपना कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता। जानकर कोई गलत काम नहीं करता, अनजाने में हो जाते होंगे तो मालूम नहीं। जितने नियम मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के मालूम है, मैं फॉलो करता हूं। अब कोई ऐसा नियम है जो मेरी जानकारी में नहीं है और वो टूट जा रहा है, तो जब कोई आके उसकी आगाह करता है तो अपन हाथ जोड़ के बोल देते हैं भाई इसकी कोई पेनल्टी है, कर दो, आगे से नहीं तोड़ेंगे। थैंक यू सर। चलिए।